प्रत्यावर्ती धारा अगर भेजेंगे तो अलग अलग परिपथों का किस तरीके का बिहेवियर होगा, ये हमको सीखना था। उसमें से अभी तक हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा के जो सर्किट्स पढ़े हुए हैं, 2 सर्किट्स अभी तक हमने स्टडी किए हैं। एक किया हुआ है शुद्ध प्रतिरोध वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ और एक पड़ा शुद्ध प्रेरकत्व वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। एक वो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट जिसमें प्योर रेसिस्टेंस होगा और एक वो वाला अल्टरनेटिंग करंट सर्किट जिसमें प्योर इंडक्टेंस होगा। दोनों ही आपने लास्ट टाइम देखे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, क्या क्या उनमें होता है। क्या आप बता सकते हैं कुछ बातें मुझे? शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में करंट और वोल्टेज में कौन आगे रहता है, कौन पीछे, या समान कला में होते हैं? समान कला में होंगे अगर शुद्ध प्रतिरोध है तो। समझ आ रहा है आपको? और शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा कौन अग्रगामी है, कौन पश्चगामी है? वोल्टेज धारा से कला में π/2 कोण अग्रगामी है और धारा वोल्टेज से कला में π/2 कोण से पश्चगामी है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद उससे जुड़ी और सारी बातें पढ़ी, जैसे अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आपने प्योर रेसिस्टर लगा के रखा है, प्योर रेसिस्टर लगा के रखा हुआ है, तो उस समय धारा के मार्ग में अवरोध कितना लगता है, उससे हमने E0/I0 से निकाला और उसी को क्या बोला गया? परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R। लेकिन यही चीज जब हमने इंडक्टर वाले सर्किट में निकाली तो उसकी वैल्यू कितनी आई? फिर उसकी वैल्यू आई ω/L। शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का जो अवरोध होता है धारा के मार्ग में, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मार्ग में जो अवरोध लगता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ω/L आती थी अवरोध, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया गया था? XL, कैपिटल X और L एज अ सफिक्स। और इसका नाम क्या रखा था, याद है आपको? प्रेरकीय प्रतिघात। देखो, प्रेरकीय प्रतिघात क्यों? क्योंकि आप जैसे ही सोर्स से उसको EMF देते हो, आप जितना भी EMF देते हो, अगर आप 1 वोल्ट दोगे तो इनिशियली वो आपके द्वारा दिए गए EMF की उल्टी दिशा में कितने वोल्ट बना लेगा? 1 वोल्ट। अगर आप इधर से 2 वोल्ट देते हो तो वो भी उल्टी दिशा में कितना बना देता है? मतलब हर बार इंडक्टर जो होता है वो रिएक्ट करता है विपरीत दिशा में, अपने आप को रिएक्ट करके उतना ही बड़ा बना लेता है जितना हम वोल्टेज उस पर अप्लाई करते हैं। तो जितना आप वोल्टेज उस पर अप्लाई करोगे, इंडक्टर जो होगा वो रिएक्ट करके अपने आप को, यानी कि उसमें विद्युत वाहक बल या करंट सेम कर लेगी बराबर और विपरीत दिशा में। इसलिए क्योंकि रिएक्ट करके उतना ही बन जाता है, इसलिए उसके नाम के साथ हमने जोड़ दिया रिएक्टेंस। और क्योंकि ये सब इंडक्टर में हो रहा है तो हमने उसको बोला इंडक्टिव रिएक्टेंस। हिंदी में प्रेरकीय प्रतिघात उसको कहा गया, XL। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उससे आगे आज हम चलेंगे तो जैसे कि मैंने बताया, पहले सिंगल एलिमेंट लगा के हम प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ पढ़ेंगे। आज बारी है शुद्ध धारिता वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ने की। इसमें अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट होगा और केवल कौन लगा होगा? कैपेसिटेंस लगा होगा, ना इंडक्टेंस लगेगा ना रेसिस्टेंस लगेगा। केवल हम उस पर क्या अप्लाई कर देंगे? कैपेसिटेंस, धारिता लगाएंगे, संधारित्र लगाएंगे बस। और देखेंगे जो 6-7 बातें हम बार बार निकाल रहे थे, ई की इक्वेशन, आई की इक्वेशन, फिगर, ये वो, अभी सब आप देख लेंगे। वो सब के बारे में यहाँ देखेंगे कि यहाँ करंट का क्या होता है, वोल्टेज और करंट क्या वो समान कला में होंगे या इनमें से कोई पीछे और आगे होगा। अगर समान कला में नहीं है तो जाहिर सी बात है पीछे आगे रहेंगे। अब कौन पीछे और कौन आगे रहेगा ये भी हमको समझना है। तो अभी आप कैलकुलेट करते चले जाओगे, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो कैसे कैलकुलेट करना है देखिए। सबसे पहले नंबर 1 क्या बनाते हैं हम इसका? क्या बनाते हैं आप बताओ? ये हाल है आपका। घर जाकर पढ़ते नहीं हैं आप? नहीं पढ़ते। रोज रोज पढ़ना भी नहीं चाहिए ना, है ना, पढ़ाई बुरा ना मान जाएगी।
सबसे पहले क्या बनाते हैं बताइए? हाँ, पन्ने पलट के देखें, आप नकल मारे हैं तभी बताएं। देखिए सर्किट डायग्राम कैसा रहेगा इसका। क्या इसमें लगाना है मुझे? एक कैपेसिटर लगाना है। ये हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसको हम पावर सप्लाई देंगे। इसको जो पावर सप्लाई हम देंगे वो पावर सप्लाई का नेचर एसी नेचर होगा, ठीक है। तो ये क्या लगाया बेटा हमने? कैपेसिटर, और ये है एसी सोर्स। समझ आ गया आपको? ये सर्किट डायग्राम हमने किया। सेकंड नंबर पे क्या करते थे? विद्युत वाहक बल की समीकरण, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल की समीकरण, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे आप शॉर्ट में EMF भी कहते हैं। क्या इक्वेशन होगी सर्किट में? तो आप जो एसी सोर्स दे रहे हो उसकी इक्वेशन तो आप जानते ही हो, सीखा है आपने। क्या इक्वेशन होती है? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज सप्लाई करेंगे हम। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। क्या किसी को याद है इस फॉर्मूले में E क्या चीज है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस EMF। E नॉट क्या चीज है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, उसकी पीक वैल्यू, उसका एम्पलीट्यूड। ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, और टी कोई भी टाइम हो सकता है। तो ओमेगा टी क्या चीज है फिर? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी एनी टाइम है, तो ओमेगा इंटू टी क्या है? कला, फेज। आपको लगातार पिछले 2 दिनों से इसके बारे में बताया जा रहा है कि ओमेगा टी विद्युत वाहक बल की कला कहलाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द इक्वेशन ऑफ करंट। समीकरण क्या होगी वैद्युत धारा की इस समय? इक्वेशन ऑफ करंट, करंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम ना इस विद्युत वाहक बल की इक्वेशन का ही सहारा ले लेते हैं, और इसी से हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे तो हम करंट की इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। देखो कैसे। वी नो दैट अब EMF अप्लाइड इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। देखो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसे ध्यान से देखिए। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। किसी समय t पर परिपथ में विद्युत वाहक बल E है। कैपेसिटर लगाया है, कैपेसिटर का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, Q इज इक्वल टू CV। याद है सबको? वी नो Q इज इक्वल टू C इंटू V। अगर हम V की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी आपको? Q अपॉन C। इतनी चीज समझ आ रही है आपको? अब थोड़ा ध्यान से देखो। Q है चार्ज, C कैपेसिटेंस है। मान लिया कि जो ये संधारित्र लगा है इसका कैपेसिटेंस C के बराबर है। Q चार्ज है जो कि कैपेसिटर में स्टोर होगा, C इसकी धारिता है, और V क्या चीज है? विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। यहां पर जब ये लेसन पढ़ा उस समय विभवांतर को क्या लिया गया था? V। लेकिन यहां पर हम पूरे लेसन में विभवांतर के लिए क्या सिंबल यूज कर रहे हैं? याद होगा आपको कि पूरे लेसन में पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं? EMF, विद्युत वाहक बल। तो हम चाहें तो V की जगह पर क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह पर क्या कर देंगे? E लिख देंगे, और फिर यहां पर E का मान निकालेंगे। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q अपॉन C। सो इन प्लेस ऑफ E वी कैन राइट डाउन Q अपॉन C। जहां पर भी स्मॉल e है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं?
Q अपॉन C। समझ नहीं आ रहा है आपको? तो लिख दीजिए यहां पे इस E की जगह, E की जगह लिख देंगे Q अपॉन C इज इक्वल टू E नॉट की जगह पर E नॉट साइन ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी लिख दिया, तो E की जगह पर हमने Q अपॉन C लिख दिया। अब ये C को भी उधर भेज दीजिए। अगर आप C को भी उधर भेजेंगे तो ये मिलेगा C इंटू E नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ आ रहा है आपको? ठीक। अब हम एक काम करना चाहते हैं, हमें चाहिए क्या एक्चुअली? इक्वेशन ऑफ करंट। हमको करंट की इक्वेशन चाहिए। क्यों आपके पास है? क्या इससे करंट बनाई जा सकती है? आपको करंट का एक फॉर्मूला याद होगा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो आई का एक फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी टी। स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी में अगर किसी कंडक्टर से डी क्यू चार्ज फ्लो हो जाता है तो डी क्यू अपॉन डी टी को हम कहते हैं कि ये कंडक्टर में बहने वाली करंट है। तो आई का ये फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी टी। यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। समझ रहे हैं? आपने पढ़ा है अवकलन में y का x के सापेक्ष अवकलन क्या सिंबल बनाते हो? डी डी एक्स ऑफ वाई। y का थीटा के सापेक्ष अवकलन डी डी थीटा ऑफ वाई। y का t के सापेक्ष अवकलन, तो q का t के सापेक्ष अवकलन डी डी टी ऑफ q। मैं t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देता हूं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इसको डेरिवेटिव निकालोगे तो डी क्यू अपॉन डी टी। देखो t के सापेक्ष डेरिवेटिव किया, डी डी टी ऑफ क्यू लिख दिया हमने। इधर का भी करोगे, इसमें c क्या चीज है बता सकते? कैपेसिटेंस। और आपने जब कैपेसिटर पढ़ा है उस समय एक चीज पढ़ी है कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, उसको आप केवल उसी समय बदल सकते हो जब आप उसे बना रहे होते हो। तो C कांस्टेंट है। E नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। तो C और E दोनों कांस्टेंट है, तो C और E नॉट इन दोनों को हम बाहर ले लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, देन इट विल बी डी डी टी ऑफ क्यू, डी डी टी ऑफ क्यू, C into E naught. Can you tell me that what is the differential coefficient of sin omega t with respect to t? t के सापेक्ष sin omega t का अवकलज क्या आएगा? पहले sin omega t का करोगे तो cos omega t, फिर omega t का ओमेगा और आ जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा और साथ में क्या आएगा बेटा? cos ओमेगा t आ जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर आपको कहीं भी लगे कि आपको नहीं समझ में आई बात, आप प्लीज जरूर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, हमें तो आई चाहिए। अब ये डी क्यू बॉन्ड डी टी, यही क्या चीज है? आई। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर हम आई लिख देते हैं। कुछ बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रहा है? आया? अभी लिखा था हमने आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो वही डी क्यू अपॉन डी टी की जगह हमने आई कर दिया। इंस्टेंटेनियस करंट, ये इसको थोड़ा सा देखो मैथमेटिक्स में, इसको देखिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। चेक करो क्या आपकी मैथमेटिक्स इन 3 पदों को ऐसा लिखने के लिए अलाउ करती है? आप जब चाहोगे अपॉन में जो फ्रैक्शन है उसको पलट दोगे तो ये ओमेगा सी फिर से इसके साथ आ जाएगा, ओमेगा सी फिर से ई नॉट के साथ आ जाएगा। बताइए, नहीं समझ में आया? तो अगर हम इसको ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम इसको ऐसा भी तो बना सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब cos ओमेगा टी, हम इसको साइन में चेंज करना चाहते हैं, तो cos ओमेगा टी को साइन में कैसे चेंज कर सकते हैं?
देखो cos थीटा के लिए एक फॉर्मूला होगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, और दूसरा होगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। देखो साइन 90 प्लस थीटा भी cos थीटा ही आता है, और साइन 90 माइनस थीटा भी cos थीटा ही आता है। तो cos थीटा को इस तरह से चेंज करें कि इस तरह से चेंज किया जाए, कौन सा ज्यादा ठीक रहेगा? तो हमारा आंसर है कि ये ज्यादा ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि cos के साथ यहां पर क्या है? ओमेगा टी, तो जहां जहां थीटा है वहां पर क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। और आप याद करिए जब लास्ट क्लास में हमने इसको किया था तो यहां पर हमने ऐसा, वहां पर भी बदलना पड़ा था मुझे cos ओमेगा टी को, वहां पर मैंने ये वाला यूज किया हुआ था, और आज हम चाहते हैं कि हम ये वाला यूज करें। अब आप सोच सकते हो कि तो फिर क्या आज वाले इसमें ये वाला यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आंसर नहीं करेंगे आप। इंडक्टर में यही वाला यूज करना है, कैपेसिटर में यही वाला यूज करना है। तो क्या इसको रटना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, रटना नहीं है, आपको समझना है केवल। क्या कैपेसिटर में क्यों हम ये यूज करेंगे? आप ध्यान से देखो, अभी जब हम cos को साइन में कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद आई की एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। फिर हम आपसे बोलेंगे कि आई की जो ये इक्वेशन आई है इसकी तुलना करिए ई वाली इक्वेशन से और बताइए कि कला किसकी ज्यादा है किसकी कम। तो फाइनली आप करने क्या वाले हैं इसको जब लिखोगे तो आई की इक्वेशन निकालने के बाद आप उसको ई से कैसा करोगे? कंपेयर करने जाओगे। अब अगर मैं इसे ऐसा लिख देता हूं, यहां पर ओमेगा टी कैसा है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस तो मुझे आगे तक कहीं दिख नहीं रहा है। तो यहां पर ओमेगा टी कैसा है? पॉजिटिव। और यहां पर ओमेगा टी कैसा है? नेगेटिव। तो ये तुलना सही है क्या? तुलना तो बराबरी वालों के बीच में की जाती है ना, आप समझ रहे हैं ना? इसलिए अगर आप cos को बदलकर इसके टर्म में लिखोगे, यहां ओमेगा टी नेगेटिव है और यहां ओमेगा टी कैसा है? पॉजिटिव, तो तुलना सही नहीं होगी। फिर अगर आप ई से कंपेयर करना चाहते हो तो ई में ओमेगा टी अगर पॉजिटिव है तो आई में ओमेगा टी को कैसा रखना पड़ेगा? पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, और वो यही वाली इक्वेशन करवा सकती है आपसे। तो फिर आप एक चीज और पूछ सकते हो हमसे, जब इंडक्टर आपने सॉल्व किया तो इंडक्टर वाले आर्टिकल में भी तो यहां ओमेगा टी प्लस ही था ई वाली इक्वेशन में। नहीं सुन रहे हैं हमारी बात? आप सुन रहे हैं? इंडक्टर जब आपने सॉल्व किया तो इंडक्टर में ई की इक्वेशन तो यही थी कि नहीं थी? ई की इक्वेशन में ओमेगा टी कैसा था? प्लस। लेकिन इंडक्टर वाली इक्वेशन में तो हमने माइनस ओमेगा वाला सूत्र लगाया था, याद आया? तो इसलिए क्योंकि उसमें हम देख रहे थे कि माइनस बाहर है, याद आ रहा है आपको? और वो माइनस हमारे दिमाग में था कि उस माइनस को जब अंदर ले जाएंगे वो उसको क्या बना देगा? प्लस बना देगा। उस वक्त अगर हम इसको यूज कर लिए होते ना तो वो माइनस जब अंदर जाता तो इसे सबको माइनस कर देता, फिर कंपेरिजन बिगड़ जाता हमारा। तो हम आई की इक्वेशन निकालने के बाद आई वॉन्ट टू कंपेयर दिस इक्वेशन ऑफ करेंट विद द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और कंपेयर करने के लिए, कंपेरिजन के लिए ओमेगा टी का सेम टाइप का होना जरूरी है, नहीं तो तुलना नहीं कर सकते आप। समझ आ रही है? जैसे अगर हम आपसे बोलें कि आप पढ़ने में बहुत होशियार हैं या आप पढ़ने में बहुत कमजोर हैं और एक टीचर है वो पढ़ने में बहुत होशियार हैं, तो बताइए आपको बुरा लगेगा? क्यों? क्योंकि आपकी कंपेयर हम किससे करवा रहे हैं? तो ये तो गलत हो गया ना। तो स्टूडेंट की कंपैरिजन किससे करवाओ? स्टूडेंट से। ये चौक छोटी है, ये पेन लंबा है, कंपैरिजन सही है क्या? चौक से कंपेयर करवाओ ना उसको। समझ रहे हैं? आप कहोगे ऊंट तो बहुत ऊंचा है पर हम तो छोटे हैं, तो कंपैरिजन तो गलत है, तरीका ही आपका गलत है। कंपेयर करने के लिए यहां पर भी मुझे क्या चाहिए? ओमेगा टी सेम साइन का चाहिए। तो अगर यहां ई में पॉजिटिव साइन का है तो वहां पर भी पॉजिटिव साइन चाहिए, इसलिए हम इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे। गलत नहीं है पर हम करेंगे नहीं, हम इस पे कन्वर्ट करके उसको लाएंगे। तो ई नोट अपॉन ओमेगा सी लिख दिया। कॉस ओमेगा टी को क्या लिख देंगे? साइन पाई बाई 2 प्लस
ओमेगा टी। अब आपको समझ में आ गया कि कब कॉस ओमेगा टी के लिए इसमें कन्वर्ट करना है और कब कॉस ओमेगा टी को इसमें कन्वर्ट करना है। समझ नहीं आया आपको? आ गया? ठीक है, अगर आ गया है तो और आगे चलते हैं। फिर अब एक काम करेंगे, करंट जो है वो साइन और थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिखनी पड़ेगी। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, वैद्युत धारा की महत्तम मान के लिए साइन π/2 प्लस ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू 1। क्योंकि आई साइन थीटा पर डिपेंड करता है, तो अगर आपने साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिख दी जो कि 1 होती है, तो आपको आई की भी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन π/2 प्लस ओमेगा टी की जगह 1 लिखो। क्या इक्वेशन बन के आई? आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा 1 हो गया। ठीक है, और ये कौन सी करंट है? क्योंकि ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आई नॉट की वैल्यू आ गई ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो मैं चाहूं तो फिर से इस इक्वेशन पे आकर के, और जहां ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी लिखा है, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? आई नॉट। उसी इक्वेशन पे फिर आओ, देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू आई नॉट, ये आई नॉट हो गया, और उसके साथ क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा टी प्लस π/2। देखो, ये आपके प्योर कैपेसिटेंस वाले अल्टरनेटिंग करंट सर्किट की करंट की इक्वेशन आ गई। अब करंट की इक्वेशन भी हमने निकाल ली, ईएमएफ की इक्वेशन भी हमने निकाल ली। अब दोनों में हम तुलना करेंगे और पता लगाएंगे कि ईएमएफ और करंट, इन दोनों में से क्या ये दोनों समान कला में हैं, या इन दोनों में से कोई अग्रगामी और कोई पश्चगामी है? क्या आप मुझे बता सकते हो देख करके दोनों को? क्या वो दोनों ही, यानी कि विद्युत वाहक बल और करंट दोनों समान कला में है, या उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है? फेज डिफरेंस है। वेरी गुड। क्यों? ई की कला कितनी है, फेज कितना है? ओमेगा टी, और आई का फेज ओमेगा टी प्लस π/2। तो दोनों की कला में कितने का डिफरेंस है? π/2 का। तो याद कर लीजिए ये चीज कि जब भी कोई प्योर कैपेसिटेंस वाला सर्किट होगा, उसमें विद्युत वाहक बल और वैद्युत धारा के बीच में कितने का कलांतर होगा? अब कलांतर तो π/2 होगा, इसका मतलब है कोई आगे होगा या कोई पीछे है। यहां कौन आगे है कौन पीछे है? पहले विद्युत वाहक बल की ओर से बताइए। विद्युत वाहक बल कला में धारा से π/2 कोण अग्रगामी है कि पश्चगामी है? पश्चगामी है। क्यों? क्योंकि उसका एंगल इसके एंगल की तुलना में बड़ा है, तो उसका एंगल बड़ा है तो वो अग्रगामी है, और ये कैसा है? पश्चगामी। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये हमने कौन सा पॉइंट कर लिया? तीसरा। फोर्थ पॉइंट पे हम फेज डिफरेंस की बात कर लेते हैं। फेज डिफरेंस मतलब कलांतर। अरे फेज का मतलब कला, डिफरेंस का मतलब अंतर। ठीक है, कला अंतर, तो उसको आप एक साथ जोड़ के लिखोगे, कलांतर आ जाएगा। क्या लिखा जाए बताइए? पहला पॉइंट, ई आई से कला में π/2 कोण से, क्या ई जो है वो आई से कला में π/2 कोण से पश्चगामी है। ठीक, इसी को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में? आई ई से कला में
π/2 कोण से अग्रगामी है। ठीक है, इस तरह से फेज डिफरेंस के बारे में पता लगा लिया। दोनों के बीच कलांतर अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? π/2। ई व आई के बीच कलांतर π/2। और कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी, ये भी आपने देख लिया। ठीक है, तो ये हमने कितने पॉइंट्स कवर किए? 4। इसके बाद 5th नंबर पे हम आएंगे जिसमें हम सॉल्व करके निकालते हैं अपोजिशन टू करंट, धारा के मार्ग में अवरोध कितना आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है मुझे, आप इसे नोट करें फिर उसे सॉल्व करते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि धारा के मार्ग में अवरोध कितना होगा अगर हमने कैपेसिटर लगाया है तो। ठीक है, देखो धारा के मार्ग में अवरोध को कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद है आपको? उसको कैलकुलेट करने के लिए ई नॉट अपॉन आई नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, और देखिए मैंने एक ये इक्वेशन बचा ली है जो अभी मैंने लिखा हुआ था उसमें से, इसको यूज करके हम ई नॉट अपॉन आई नॉट निकालना चाहते हैं, क्योंकि ई नॉट अपॉन आई नॉट ही तो अपोजिशन टू करंट हो गई। तो देख के बताओ ई नॉट अपॉन आई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? ओमेगा सी नहीं, आई नॉट उधर भेजो तो पूरा 1 अपॉन ओमेगा सी इधर भेजोगे, तो ई नॉट अपॉन आई नॉट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये आएगा अपोजिशन टू करंट। जब इंडक्टर लगाया था उसमें अपोजिशन कितनी आई थी? ओमेगा इंटू एल, याद आया? और उसका भी अपोजिशन जो था वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता था। कैपेसिटर जब आप लगाओगे इसी सर्किट में तो करंट के मार्ग में जो अवरोध आएगा वो अवरोध भी बेटा किस पर निर्भर कर रहा है? ओमेगा पर, फ्रीक्वेंसी पर। सी तो कैसा है? कांस्टेंट, पर इसका अवरोध भी ओमेगा पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन फर्क इतना है कि जब प्रेरकत्व आप लगाते हो उस समय परिपथ का जो अपोजिशन होता है करंट के रास्ते पर वो ओमेगा के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसमें ओमेगा के विलोमानुपाती है। इंडक्टर में अगर ओमेगा बढ़ता है तो अवरोध भी बढ़ जाता है, और अगर ओमेगा कम होता है तो अवरोध भी कम हो जाता है, पर यहां उल्टा चलता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसी करंट की तो उसका अवरोध कैसा होगा? कम हो जाएगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसके लिए अपोजिशन और ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेसिप्रोकल है। हमने ना इसका एक नाम दे दिया, इसका एक सिंबल बनाया, उस सिंबल को एक नाम दे दिया। जैसे इंडक्टर में हमने इसका सिंबल क्या बनाया था जो हमने अपोजिशन निकाली थी? XL बनाया था। यहां पर हम लोग सिंबल बनाएंगे दैट विल बी XC। समझ आया? अच्छा, इसका नाम उसमें याद करो कि क्या नाम रखा था इंडक्टर में? प्रेरकीय प्रतिघात, क्योंकि लगाया क्या था आपने? इंडक्टर, और वो रिएक्ट करता था फ्रीक्वेंसी बढ़ाने घटाने के मुताबिक, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकीय प्रतिघात। यहां पर आप सोच के बता सकते हैं क्या नाम रखा गया होगा इसका? यूज क्या हो रही है? धारिता, और ये रिएक्टेंस है, इसलिए इसका नाम हम रखते हैं, ये प्रतिघात इसको बोलते हैं, तो हमने इसका नाम रखा धारितीय प्रतिघात। ये वाला प्रतिघात किसकी वजह से है? धारिता की वजह से, इसलिए इसका नाम पड़ गया धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात अंग्रेजी में कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो आपको नाम याद रहेंगे, फिर से बताइए। प्रेरकीय प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करोगे आप? XL से। धारितीय प्रतिघात को किससे? XC से। प्रेरकीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या आया था? ओमेगा इंटू एल। धारितीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या आता है? 1 अपॉन ओमेगा सी।
फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से प्रेरकीय प्रतिघात का क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन धारितीय प्रतिघात का क्या होगा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो? ये घटना शुरू हो जाएगी। अब हम इसमें दो कंडीशन यूज कर सकते हैं, उन कंडीशन को समझिए कि क्या है वो कंडीशन। जैसे आपको याद होगा, मैंने जब इंडक्टर में पढ़ा आपने, तो उसमें एक बार डीसी करंट भेजी, फिर एक बार एसी देखा, और ये पता लगाया कि इंडक्टर किसको अलाउ करेगा और किसको अलाउ नहीं करेगा। तो बताइए, इंडक्टर किसको अलाउ करता है अपने अंदर से जाने के लिए और किसको अलाउ नहीं करता? एसी और डीसी में से एसी को, हाँ जी, अलाउ करता है, और डीसी को ब्लॉक कर देता है। मुझे लग रहा है आप उल्टा बता रहे हो। डीसी का ओमेगा कितना? 0, इसलिए उसका एक्सएल कितना? 0। तो डीसी जब आप कनेक्ट करते हो ना डीसी के रास्ते पर इंडक्टर, तो प्रतिघात शून्य हो जाता है, यानी कि अवरोध शून्य हो जाता है, तो करंट फुल उसमें से फ्लो होती है। तो जो इंडक्टर होता है वो डीसी को अलाउ करता है, अपने अंदर से गुजर जाने देता है। पर एसी की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जिसकी वजह से उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बहुत ऊंचा हो जाता है और वो करंट को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। तो जो इंडक्टर होते हैं, याद रख लीजिए, जो इंडक्टर्स होते हैं, प्रेरण कुंडलियां होती हैं, वो अपने अंदर से किसको निकल के चले जाने देते हैं? डीसी को पार हो जाने देते हैं। पर एसी के जो वाइब्रेशंस होंगे उनको क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देंगे, एसी को पार नहीं होने देते। वो ध्यान रहेगा आपको। अब थोड़ा इसके बारे में बताइए जरा। पहली चीज, यदि परिपथ में डीसी सप्लाई करें, किस परिपथ में? तो हम बात कर रहे हैं शुद्ध धारिता वाले परिपथ। एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट केवल कैपेसिटेंस लगा है और उसको हमने डीसी दे दिया, एसी नहीं दिया, डीसी दे दिया। यदि परिपथ में डीसी सप्लाई करें तो डीसी का ओमेगा बताओ कितना होता है? 0। अगर डीसी का ओमेगा 0 है तब धारितीय प्रतिघात की वैल्यू कितनी आएगी? अगर ओमेगा 0 होगा तो ये 0 है, तो 0 को c से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 से 1 को डिवाइड कर दोगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आएगा धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात का मतलब क्या होता है? धारा के मार्ग पे संधारित्र के द्वारा जो अवरोध लगाया जाता है। इसका मतलब साफ है कि अगर एक सर्किट आपके पास है जिसमें एक संधारित्र लगा हुआ है और आपने उसमें क्या सप्लाई दे दिया? डीसी की सप्लाई दे दी आपने, तो संधारित्र का अवरोध कितना लगेगा? इन्फिनिटी। इतना ज्यादा अवरोध हो जाएगा जितना वो फुल अवरोध लगा सकता होगा वो लगाएगा। अब अगर अवरोध पूरा लगा देगा खूब ज्यादा, तो करंट क्या उसमें से बह पाएगी या नहीं बह पाएगी? करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। तब XC इज इक्वल टू इंफिनिटी, तथा यहां से अगर I की वैल्यू आप निकालोगे, I की वैल्यू निकालेंगे तो ये XC अपॉन में आ जाएगा। देखो E नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू XC। I नॉट उधर ले जाओ, XC इधर ले आइए, तथा I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन XC से। XC एक ऐसा है इन्फिनिटी, अगर अनंत का भाग हम E नॉट में दे देंगे तो I नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब उस समय सर्किट में करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, करंट 0 हो जाएगी। मतलब साफ है कि जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को अलाउ करता है कि नहीं करता? नहीं करता, अपने अंदर से जाने नहीं देगा। जैसे आप कैपेसिटर लगाया, डीसी आपने दी, ये रोक देगा, डीसी को आगे बढ़ने नहीं देगा। समझ में आ रहा है आपको? तो हम यहां लिख सकते हैं, अतः संधारित्र डीसी को ब्लॉक कर देता है, यानी कि जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को अपने अंदर से जाने नहीं देता।
आप थोड़ा जरा एसी के बारे में बात कर लीजिए। यदि परिपथ में एसी सप्लाई करें तो कौन से परिपथ में जिसमें शुद्ध धारिता का यूज हो रहा हो? यदि परिपथ में अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करें अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 50 वैसे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एफ होता है 50 साइकिल पर सेकंड। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। अल्टरनेटिंग करंट एक हाई फ्रीक्वेंसी करंट है, एक हाई फ्रीक्वेंसी करंट है। आपने देखा था जो जनरेटर वगैरह चलाए जाते हैं उनमें मैंने बताया 3000 राउंड पर मिनट, 3000 आरपीएम, 3000 राउंड पर मिनट पे चलते हैं। समझ आ रहा है आपको? और पर मिनट की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए एसी का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहती है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट है। आप याद रखिए एसी को आप हाई फ्रीक्वेंसी करंट भी कह सकते हैं। एसी को आप और क्या बोल सकते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी करंट। और डीसी को क्या कह सकते हैं? लो फ्रीक्वेंसी करंट, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। इसका ओमेगा 0 नहीं होगा, काफी ज्यादा होगा इसका ओमेगा। अब अगर ओमेगा ज्यादा है तब एक्ससी कैसा होगा बताइए? ओमेगा अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक्ससी कैसा हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि विलोमानुपात में है। तो ओमेगा अगर बढ़ेगा तो एक्ससी कम हो जाएगा। एक्ससी जो होगा कम हो जाएगा, या आप कह सकते हो नगण्य हो जाएगा। अब अगर बेटा एक्ससी नगण्य हो गया तो एक्ससी है क्या चीज आखिरकार? संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग पे लगाया गया अवरोध। तो ये अवरोध कैसा हो गया? 0, बहुत कम हो गया, नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं, ना के बराबर। लगभग ये कैसा हो गया? 0 हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एसी की बहुत ज्यादा होती है। तो करीब करीब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। अगर ये 0 हो जाएगा, करंट का क्या होगा उस समय? करंट का फॉर्मूला यहां से निकालो, I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्ससी। I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्ससी से I नॉट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? एक्ससी कैसा हो गया है? 0, बहुत कम। तो I नॉट कैसी हो जाएगी? बढ़ेगी कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी, विलोमानुपात में है ना। तो एक्ससी हो गया 0, बहुत कम। तो I नॉट कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब मैक्सिमम। इसका मतलब साफ है कि अगर संधारित्र वाले परिपथ में आप एसी की सप्लाई करोगे तो करंट का क्या होगा? उसमें से करंट, उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। मैक्सिमम करंट फ्लो होने का क्या मतलब है? वो अपने अंदर से करंट को जाने देगा या ब्लॉक कर रहा है। अगर ब्लॉक कर देता तो करंट तो मिनिमम हो जाती ना, पर करंट मैक्सिमम हो गई है सर्किट में। इसका मतलब है कि उसने एसी करंट को क्या किया है? अलाउ किया हुआ है। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संधारित्र होता है ये अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है। अलाउ को आप हिंदी में अनुमत लिख सकते हैं। बुआ हो, ये चीज समझ में नहीं आ रही बेटा आपको? अरे कोई बोल नहीं रहा, आ रही है? अच्छा, तो बताइए फिर से एक बार, अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है और हम उसको डीसी सप्लाई कर दिया हमने, तो क्या होगा? करंट उसको पार करके आगे जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन अगर उसी कैपेसिटर वाले सर्किट में हमने एसी सप्लाई कर दी
तो क्या होगा, वो चला जाने देगा। अब इसका देखिए कितना मजेदार एक एग्जांपल है। अगर हमारे पास एक ऐसी करंट है जिसमें थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक एसी के भी हैं और थोड़े से लक्षण डीसी के भी हैं, मिक्सचर है वो, आप सोचो क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। एक ऐसी करंट भी हो सकती है जो एसी और डीसी दोनों का क्या होगी, मिक्सचर होगा, दोनों उसमें मिले जुले हुए होंगे और हम एसी को अलग करना चाहते हैं। तो आप जब भी मिक्सचर में से कोई चीज अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? फिल्टर, छन्नी। सुबह सुबह चाय बनती है, फिर उसमें से चाय पत्ती, तुलसी की पत्ती, ये वो दुनिया को जो भी सामान आप डालते हो उसको चाय से अलग करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? अगर आपके घर में गेहूं है, उसमें पत्थर आ गए, कंकर मिट्टी के आ गए, तो उनको अलग करने के लिए क्या करते हो आप? छन्नी, फिल्टर करते हो। उसके लिए अलग अलग तरीके हमारे, वो हम यूज करते हैं। अब आज हमारे पास बाई चांस सोचो कि ऐसा हो जाए कि किसी दिन एक करंट मुझे ऐसी मिले जिसमें एसी और डीसी दोनों का मिक्सचर हो गया, दोनों मिले जुले रूप में हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं एसी सिग्नल्स को अलग करना चाहता हूं, तो आप जानते हो मैं क्या करूंगा? मैं उसमें कैपेसिटर लगा दूंगा। देखो गौर से, इसमें करंट जा रही है जिसमें एसी और डीसी दोनों तरह के नेचर हैं, एसी नेचर भी है, डीसी नेचर भी है, देख रहे हैं आप। और हम चाहते हैं कि हम इसको अलग कर दें, एसी अलग, एसी अलग हो जाए, डीसी डीसी अलग हो जाए। कैसे करेंगे? यहां बीच में तार को काटो और यहां पर एक कैपेसिटर लगा दो। आप चाहो तो यहां से एक रास्ता ऐसा दे सकते हो इसको, ऐसे। अब आप देखिए गौर से, यहां से कौन जा रहा है? एसी जा रही कि डीसी जा रही है? अरे भाई, एसी प्लस डीसी, दिस करंट हैज बोथ द नेचर, एसी नेचर एंड डीसी नेचर, दोनों प्रकार के नेचर इसके पास है। जैसे ही वो करंट यहां कैपेसिटर में पहुंचती है, कैपेसिटर आगे किसको जाने देगा, किसको नहीं जाने देगा? एसी को अलाउ करेगा, तो यहां पे कौन सी करंट आ जाएगी? एसी। और किसको जाने नहीं दिया इसने? तो डीसी के लिए ये रास्ता है, देखो, तो डीसी इसमें से आ जाएगी। अब एसी का अलग यूज कर लो, डीसी का अलग यूज कर लो, हो गई, छन्नी लगा दिया हमने। देखो, आप जानते हो इसका यूज कहां करेंगे? माइक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइक में क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो हमारी जो बोलने से जो करंट बनती है, क्योंकि कोई भी बोलता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान करिए, कोई भी इंसान जब स्पीच देता है या कोई सॉन्ग चल रहा होता है, तो जब बोलता है तो उसके बोलने से एक करंट बनती है उस सर्किट में जो माइक के अंदर लगा है सर्किट। और वो करंट कैसी होती है आप बता सकते हैं? क्या वो करंट एक जैसी चलने वाली डीसी होगी या बार बार बदलने वाली एसी होगी? आंसर है उसका नेचर एसी नेचर होता है। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो कभी हमारे बोलने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, कभी बोलने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। यही चीज गाने में होता है, कभी कभी स्वर को बढ़िया बनाने के लिए उसको तेज स्वर में बोलना पड़ता है, कभी धीमा बोलना पड़ता है। तो जो हम बोलते हैं उसकी जो करंट बनती है ना, वो करंट का नेचर कैसा नेचर होता है? एसी नेचर। वो एसी नेचर माइक के अंदर जाता है और उसके बाद वो जाके लाउड स्पीकर पे पहुंचता है। तो एसी नेचर जा रहा है, बीच में हमने मशीनों को चलाने के लिए करंट सप्लाई की हुई है, तो उसका नेचर जो होता है वो एसी नेचर रहता है। उसमें थोड़ा सा डीसी नेचर भी मिक्सअप हो जाता है। अब अगर डीसी नेचर मिक्सअप हो गया, स्पीकर में जब जाएगा तो हम कौन सा नेचर चाहते हैं? हम चाहते हैं कि स्पीकर में जो हमने बोला है केवल वो जाए, बस। तो हमने जो बोला तो उसका नेचर कैसा था? एसी। तो हम चाहते हैं स्पीकर में केवल एसी पहुंचे, डीसी मत पहुंचे। तो स्पीकर से जस्ट पहले हमको एक कैपेसिटर बिठाना पड़ता है, वहां इसको बोलना पड़ता है कि तुम यहीं बैठो, और स्पीकर में आगे किसको जाने दोगे? एसी को। डीसी को बाईपास करो कहीं से।
इसको जब तुम्हारे पास डीसी आए, एसी आए तो इसको चले जाने देना, और डीसी आए तो इसको ब्लॉक कर देना, और पीछे के रास्ते से कहीं भी भेज दो इसको, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारी एसी चाहिए जो बोला जा रहा है। ये हम स्पीकर में करते हैं, माइक्स वगैरह में करेंगे। उस समय फिर से आपको याद दिलाएंगे कि देखो कैपेसिटर का क्या फंक्शन है, वहां पर यूज करते हैं। और माइक में जब डीसी चली जाती है तो क्या पहचान है उसके? आपने देखा होगा कभी कभी माइक की बटन रन मिलाते समय एक बड़ी जोर की आवाज आती है, कू, बड़ी तेज आती है आवाज, सीटी टाइप की बजती है। वो इसीलिए बजती है, क्यों? क्योंकि इसमें स्टेडी करंट चली जाती है। तो स्टेडी करंट अगर नहीं जाएगी तो वो वही बोलेगा जो आप बोल रहे हो, उस वक्त हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमने कौन सा पॉइंट कर लिया भाई? पांचवा, सिक्स्थ। क्या बनाते हैं सिक्स्थ में? वेव डायग्राम। तो अब जब भी कभी माइक में कू की आवाज आए, आप क्या जान जाएंगे? कौन आ गया? तुरंत छन्नी लगाओ उस पर। हाँ देखो बेटा, ये हम वेव डायग्राम बनाना है। इस डायरेक्शन पे हमने क्या लिया? टाइम टी। हमें दो ग्राफ एक ही उसमें बनाने हैं, एक ईएमएफ का भी और एक करंट का भी। पहले हम ईएमएफ का ग्राफ बना देते हैं, देखो ठीक है। ये किसका ग्राफ है बेटा? विद्युत वाहक बल का ग्राफ है। इसे मैं यहां लिख देता हूं। यहां बेटा टाइम कितना है? 0। इस जगह पर टाइम कितना है? T/4। यहां पर भैया T/2। इस जगह पर 3T/4 और यहां पर कैपिटल T। ये किसका ग्राफ बना दिया हमने? ई का ग्राफ बना दिया। करंट का ग्राफ इसी में बनाना है। अब फेज देखा था आपने, और फेज देख के क्या जानकारी हासिल की थी? आगे कौन रहेगा, पीछे कौन रहेगा? कैपेसिटर में अग्रगामी कौन होता है? करंट। और पश्चगामी कौन होता है? विद्युत वाहक बल। इसका मतलब करंट आगे आगे चलेगी, विद्युत वाहक बल पीछे पीछे रहेगा। कहने का मतलब यूं कि जो काम करंट करके जा चुकी होगी, बाद में विद्युत वाहक बल आके वो वाला काम करेगा। यानी कि करंट मैक्सिमम होकर चली जाएगी, उसके बाद विद्युत वाहक बल मैक्सिमम होने के लिए आएगा। इस पे ग्राफ कैसा बनेगा थोड़ा ध्यान से देखिए। इस तरह से उसका ग्राफ बनेगा, आप देखिए। तो ये बेटा ग्राफ हमने बनाया भैया करंट का ग्राफ। ये करंट का ग्राफ है। यहां से करंट स्टार्ट होगी। अब देखो थोड़ा गौर से, यहां पर करंट की वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम है कि जीरो है? मैक्सिमम है। अब करंट मैक्सिमम होके चली गई। जब ये जीरो हो रही है मैक्सिमम होने के बाद, तो अब ईएमएफ मैक्सिमम होने आया है, देख रहे हैं आप। और करंट जब जीरो होके चली गई तो फिर उसके बाद ईएमएफ जीरो होने आया है। उस समय करंट कैसी हो गई? मैक्सिमम। तब ये जीरो हो रहे हैं अभी। अब करंट फिर मैक्सिमम होकर जब जीरो होगी तो ये मैक्सिमम होने जा रहे हैं। तो यहां पर पीछे पीछे कौन चल रहा है? ई पीछे है और आई कैसा है? आगे। कला के हिसाब से अगर देखोगे तो ई के बारे में मुझे बताओ। यहां पर ई की कला कितनी? π/2। यहां पर ई की कला कितनी? पाई। हम केवल ई वाले ग्राफ को देख रहे हैं अभी। यहां पर ई की कला बताइए, 3π/2। और यहां पर ई की कला बताइए 2π। याद है आपको? अब करंट की कला का भी थोड़ा जिक्र कर लो जरा। यहां पर करंट की कला कितनी? मैक्सिमम है करंट। मैक्सिमम है तो कितना? π/2। मैक्सिमम है तो यहां कितना? π/2।
और यहां 0 है, तो यहां पर कला कितनी आएगी? पाई के बराबर। फिर मैक्सिमम हुई जब, तो 3 पाई बाई 2, और फिर 0 हुई तो 2 पाई। ठीक है, अब किसी भी एक जगह पर देखो, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। किसी भी एक पॉइंट पर हम देखेंगे, जैसे हमने इस पॉइंट पर एक लाइन बना ली, और इस पे अब आप देखो, इस पॉइंट की बात करिए, यहां पर विद्युत वाहक बल कैसा है? मैक्सिमम, ई नॉट के बराबर। यहां पर करंट कैसी है? 0। यहां पर करंट का फेज कितना है? पाई। और ईएमएफ का फेज कितना है? पाई बाई 2। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट का फेज है पाई, और विद्युत वाहक बल का फेज कितना है? पाई बाई 2। आप देखो, एक ही जगह पर करंट का फेज पाई आ रहा है, और विद्युत वाहक बल का फेज कितना आ रहा है? पाई बाई 2। ऊर्जा उठो उस जगह से, आप लोग आगे आ जाइए। चलो, जो थोड़ी देर बची हुई, आप लोग यहां बैठ जाया करिए। बस चली जाएंगे। तो आपने यहां पर एक चीज देखी क्या, कि जहां पर आई का पाई आता है, वहां पर ई का कौन आता है? पाई बाई 2। इसका मतलब है दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। अब कितने का डिफरेंस है? एक पॉइंट पर आई का पाई है और ई का पाई बाई 2 है, तो पाई और पाई बाई 2 दोनों में कितने का अंतर है? पाई बाई 2 का। तो वो पाई बाई 2 का तो डिफरेंस है कला में दोनों की। समझ आ रहा है? तो ऐसे आप, ये ग्राफ बन जाएगा, वेव डायग्राम आपका। कौन आगे है कौन पीछे, ये पहचानने के लिए हमने तरीका भी बताया था कि आप इधर से देखो, जो पहले दिखे वो आगे है, और जो बाद में ऊंचा हिस्सा दिखे वो कैसी है? वो पीछे। तो यहां पर आई आगे और ई पीछे बना दिया हमने। इस प्रकार का वेव डायग्राम आएगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, बताइए? लास्ट क्या बचा है? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के लिए गौर से देखिए, ये तो मैंने बना दिया ई नॉट का फेजर, ठीक है, और इसका फेज कितना है? इसका फेज है ओमेगा टी। अगर मैं इसकी समय टी पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछूंगा तो आप कैसे बताओगे मुझे? यहां से एक प्रोजेक्शन डाल देंगे आप, ये जो होगा ये क्या दिखाएगा? समय टी पर विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान। करंट को कैसे बनाया जाए बता सकते हैं आप मुझे? करंट के बारे में क्या सीखा है आपने? कि करंट का जो फेज है वो ई नॉट से या ई से पाई बाई 2 आगे है। ये हम ये मानते हैं कि ये सब ऐसा घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आगे बनाने के लिए आई नॉट में यहां पीछे ऐसे बनाऊं इस तरफ, या मुझे इसके इधर की तरफ ऐसे बनाना चाहिए? इधर की तरफ। इधर बनाएंगे तो आई पीछे हो जाएगा, क्योंकि सब ऐसे चल रहे हैं, तो मुझे इधर की तरफ बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहां पर देखिए मैंने बना दिया। आप चाहें तो इस ई को आप इधर की तरफ लिख सकते हैं। ये ई को रिप्रेजेंट करता है। ये किसका फेजर हमने बनाया बेटा? आई नॉट। आई नॉट का फेजर बनाया, और ये ई नो ई से कितना आगे की तरफ है? पाई बाई 2 कोण आगे है। अगर मैं आई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे मुझे? यहां से एक प्रोजेक्शन डाल देंगे, ये जो वैल्यू होगी ये वाली, ये उस समय टी पर करंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और 90 डिग्री अग्रगामी हमने कर भी दिया। देखो अब ये क्या आप मुझे बता सकते हैं, इस समय अगले एक इंस्टेंट पे, फिगर समझ आ गया आपको? अगले एक इंस्टेंट पे ई का क्या होगा? ई चढ़ते हुए फेस में है कि उतरते हुए फेस में है? अभी ई चढ़ते हुए फेस में, और ऐसे जाएगी, ये जब यहां पर आ जाएगा ये लाइन यहां पर आ जाएगी, ओमेगा टी की वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। अभी ये चढ़ते फेस में है,
इसका क्या हो रहा है, इसको देखो, ये अगर एक स्टेंट और ऐसे आ जाएगा तो इसके फेस के बारे में या इसकी वैल्यू के बारे में बताओ। ठीक है, अगले एक स्टेंट पे ई का मान कैसा होगा, बढ़ जाएगा, घटेगा कि कुछ नहीं हो सकता? अगले एक स्टेंट पे ई की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगले एक इंस्टेंट पे, अगले सेकंड पे आई की वैल्यू का बारे में बताइए, घट जाएगी। कैसे पहचान में आया? क्योंकि थोड़ी देर बाद ये यहां पर आ जाएगा ऐसे, फिर इससे जब आप प्रोजेक्शन डालोगे तो ये प्रोजेक्शन यहां पड़ेगा और बस इतनी सी करंट रह जाएगी। तो इस समय ई का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आई का क्या हो रहा है, घट रही है। नहीं समझ में आई बात आपको? आया? अच्छा, हम चाहे तो फेजर डायग्राम को ऐसा भी बना सकते हैं बेटा, बताइएगा ध्यान से देखकर मुझे। ये मैंने बना दिया ई नोट का फेजर और यहां से इसका फेज ले लिया ओमेगा टी। तो आई नोट का फेजर कहां बनाया जाए? इधर की तरफ 90 डिग्री पर बनना है। इधर बनाए कि हम इधर बनाए? देखो, जब ई नोट इधर आया तो आई नोट इधर आ गया। अब जब ई नोट इधर आ जाएगा तो आई नोट किधर आ जाएगा? इधर की तरफ। ऐसे नहीं आएगा, ऐसे। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आई को हमेशा कैसा रहना है, अग्रगामी रहना है। तो आई 90 डिग्री बना के इधर की तरफ आएगा, ये आई नोट होगा। ये ई नोट का प्रोजेक्शन ई, ये आई नोट का प्रोजेक्शन आई, और इन दोनों के बीच में कितना कालांतर है? 90 डिग्री, पाई बाई 2। बताइए अगले एक स्टैंड पे, उस चित्र को देख के बताओ, अगले एक स्टैंड पे ई का क्या होने वाला है? घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? घट जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि थोड़ा सा भी ऐसे आएगा, प्रोजेक्शन डालेंगे इतना छोटा रह जाएगा। और अगले एक स्टैंड पर आई का क्या होने वाला है? आई बढ़ रही है अभी, तो ई बढ़ते हुए इंक्रीज हो रहा है इस समय, और आई जो है नहीं, ई डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, और आई इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से ये हमने फेजर डायग्राम भी इसका बना लिया। अब आपने तीनों सर्किट्स सिंगल सिंगल लेकर के आपने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट सर्किट जो हम पढ़ेंगे उसमें हम एल, सी और आर तीनों को एक साथ कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब उसको करेंगे, लेकिन हम अगली क्लास पे करेंगे। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई सारी की सारी? तो ठीक है, आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।